एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जब सुबह गेंची उठता है तो वो अपने पास सेंची को नहीं पाता तो वो नीचे जाता है। जब वो देखता है कि वो दोनों आपस में साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं तो वो उनसे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया। तो वो मुनिहोंग कहती है कि हमने तुम्हें उठाने की काफ़ी कोशिश करी मगर तुम नहीं उठे। और वो उससे पूछता है कि आज मेरी छुट्टी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे घूमने। मगर वो दोनों आपस में ही बात कर रहे होते हैं अपने बुक के लिए, तो वो वहाँ से चले जाता है नाराज़ होकर के ना। फिर हमें दिखाया जाता है वो अपने रूम के अंदर जाके जीसू को फ़ोन करता है और उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ आज घूमने चलोगे। तो वो पूछता है कि यार तो कितना मतलबी है, मुझे पक्का पता है मुनहोंग और सेंगची ने तुझे मना कर दिया होगा ना घूमने के लिए, इसलिए तुमने मुझे कॉल की है। वो उससे पूछता है कि तुम बताओ कि तुम्हारे लिए कौन इम्पोर्टेंट है, मैं या मुनहोंग। तो वो कहता है कि मेरे लिए दो इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा। तो वो मान जाता है, कहता है कि चल ठीक है अपन लोग घूमने चलेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है ली नामजूरी की मॉम के लिए दवाई लाता है क्योंकि वो खड़े खड़े खाना बनाती है जिसकी वजह से उनके घुटने दर्द करते हैं। तो वो मना कर देती है, कहती है कि तुम ये अपने पेरेंट्स को दे देना, ये काफ़ी ज़्यादा महंगी है। तो वो कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स से ये लिए और भी लाऊँ। तो वो पूछती है कि तुम अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ, जब भी मेरे कज़न की शादी होती है तो मेरे पापा थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से मुझे भी कुछ लड़कियों से मिलना पड़ता है क्योंकि वो मुझसे ज़िद करते हैं, क्योंकि उन्हें मेरी शादी की काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। तो नामजूरी बोलती है क्या तुम लड़की देखने जा रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं जा तो रहा हूँ मगर अपने मन से नहीं, सिर्फ मेरे पापा के कहने से। और वो वहाँ से उन्हें बाय बोल के चले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है गेंची जीसू के रेस्टोरेंट में बैठा होता है, वहाँ पे सारी लड़कियाँ उसको देखी जा रही होती है बार बार। तो वो उनकी फ़ोटो खींचकर मुनहोंग को भेज देता है और कहता है कि वो मेरे यहाँ पे है। मुनहोंग वो फ़ोटो देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वहाँ पे चली आती है। जीसू को उसे पिज़्ज़ा खिलाता है और कहता है कि ले मेरे दोस्त तू मेरे साथ पिज़्ज़ा खा। उतने में मुनहोंग वहाँ पे आ जाती है, गुस्सा करती है और वो चक्कू से काफ़ी तेज़ आवाज़ करने लग जाती है और वो सारी लड़कियाँ उसे देख रही होती है। तो वो कहती है कि इधर मत देखो। वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मैंने देखा कि तुम्हारे आजू बाजू बहुत सारी चींटियाँ चिपकी हुई है, तो बस उन्हें हटाने हो, जल्दी से कहो और अपन यहाँ से चलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सेंगची हॉस्पिटल आ जाता है। डायरेक्टर उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कभी हॉस्पिटल ही नहीं आएगा, मगर वो हॉस्पिटल आ जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। डायरेक्टर मिस पार्क से पूछता है कि तुमने पेशेंट ओथियान का बेड खाली क्यों करवाया। तो वो कहती है क्योंकि वो भाग गई ना यहाँ से, और भागे हुए पेशेंट अपनी मर्ज़ी से तो यहाँ पे आते ही नहीं हैं, और वेटिंग लिस्ट में काफ़ी सारे पेशेंट्स का नाम था। तो वो उससे पूछती है कि आपको पता है कि मिस कोतियावा ने उनके ऊपर हमला क्यों किया, मुनिहोंग के डैड पे। तो वो कहते हैं कि हाँ शायद हो सकता है कि उन्हें गलत फहमी हो गई हो, वो उसे अपनी बीवी समझ बैठे हो और वो अपनी बीवी से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं इसलिए उन्होंने ये काम किया हो। तो वो उससे पूछती है कि वो उनसे भला डरते क्यों है। तो वो कहता है क्यों कि उनकी बीवी ने किसी का खून कर दिया था, बस इसलिए वो उनसे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। उतने में वहाँ पे सेंगची आ जाता है डायरेक्टर के रूम में। तो मिस पार्क वहाँ से चली जाती है ताकि सेंगची और डायरेक्टर आपस में बात कर सकें। फिर हमें दिखाया जाता है मुनिहोंग और गेंची एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं आपस में और काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं। मुनिहोंग कहती है कि मुझे बच्चे इसलिए पसंद नहीं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शोर करते हैं और वो हमेशा प्यार मांगते रहते हैं। तो वो कहता है कि मुझे बच्चे काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो बहुत ही मासूम होते हैं और वो बेवजह प्यार मांगते हैं, जिसकी वजह से उन पर प्यार करने का मन भी करता है। और वो इतने ज़्यादा नादान होते हैं कि जिन्हें देख के कि हर कोई पागल हो जाता है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे पैदा नहीं करने वाली हूँ। ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा जब तुम किसी और बच्चे के साथ खेलोगे और मेरे साथ नहीं। तो वो उसके सर पे मारता हुआ कहता है कि माँ बनना इतनी आम बात नहीं है, समझी। फिर हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर और सेंगची आपस में बात कर रहे होते हैं। डायरेक्टर सेंगची से बोलता है क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो कि मैंने तुम्हें पेंटिंग के पैसे नहीं दिए। तो वो कहता है कि अपना वादा तोड़ना बहुत बुरी बात होती है, आपको पता है आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे पैसे दोगे मगर आपने नहीं दिए। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ, तुमने काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनाई है पर मैं तुम्हें पैसे इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर से मैं तितली का डर निकाल सकूँ। तुम तितली से डरते हो जिसकी वजह से गेंची भी अपने आप में सही नहीं हो पा रहा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा घुट घुट के जी रहा है। और तुम्हें पता है प्राचीन भाषा में साइकी कहा जाता था तितली को, और साइकी का मतलब होता है इलाज। तो हर तितली बुरी नहीं होती है, हम उन तितलियों से तुम्हारा इलाज करेंगे जो तितली अच्छी होती है, और मैं चाहता हूँ कि एक दिन भी तुम भी सही हो जाओ और तुम्हारी भी पेंटिंग्स में काफ़ी ज़्यादा तितलियाँ हों। अगर तुम बुरी तितलियों से डरते हो तो अच्छी तितली से अपना इलाज भी करवाओ। ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है मुनियोंग और गेंची साथ में मॉल में शॉपिंग कर रहे होते हैं। मुनियोंग बड़े ही नॉटी वे में उसे बोलती है कि अगर बेटा होगा तुम्हारे जैसा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा पैदा करने में। वो कहता है कि सपने देखना बंद करो। तो वो कहती है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैंने कहा ना कि अपन बच्चा पैदा करते हैं। और वो वहाँ से जाने लगता है। तो वो चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे बच्चा चाहिए, तुम्हारे जैसा एक बच्चा चाहिए। वहाँ पे मौजूद सभी लोग मुनिहोंग को देख रहे होते हैं और गेंची उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है नामजूरी को। नामजूरी उसके फ़ोन का वेट कर रही होती है ली का, मगर उसका कोई फ़ोन नहीं आता।
क्योंकि ली ने उसे बोला होता है जब वो फ्री होगा तो वो उसे कॉल करेगा। वो सुबह से वेट करती हुई रात हो जाती है। वो सोचती है कि मुझे लगता है ली को कोई लड़की पसंद आ गई है, इसलिए उसे मेरी अभी तक याद नहीं आई। उतने में संजय वहाँ पे आती है फ़ोन पे बात करती हुई, और वो ऐसे दिखा रही होती है कि जैसे तो वो अभी ली से बात कर रही हो। नामज़ुरी उससे पूछती है क्या ली का फ़ोन था? वो कहती है हाँ। वो कहता है कि कुछ इम्पोर्टेंट बात थी? तो वो कहती है कि नहीं, वो कह रहा था कि उसे एक लड़की मिल गई है जैसी वो सोचता था। वो बिल्कुल अप्सरा जैसी लगती है, और हो सकता है कि उसे कभी भी उससे प्यार हो जाए, क्योंकि वो बहुत जल्दी प्यार में पड़ जाता है। ये सुन के नामज़ुरी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सेंगची और मुनयोंग साथ में शॉपिंग करके घर आए होते हैं। सेंगची अपना सामान निकालते निकालते सिर्फ एक ही बात बोले जा रहा होता है कि साई का मतलब होती है तितलियाँ। तितलियाँ माने इलाज। तो तुम सारी तितलियों से डरो मत, सारी तितलियाँ बेकार नहीं होती, कुछ तितलियाँ अच्छी भी होती है। तो गैंगचू पूछता है क्या ये तुम्हें डायरेक्टर ने बताया? तो वो कहता है कि हाँ, ये मुझे डायरेक्टर ने बताया। वो बोलता है क्यों? कि ताकि गैंगची किसी परेशानी में ना पड़ सके। तो वो कहता है क्या तुम ये कर पाओगे? तो वो कहता है कि हाँ, मैं ये ज़रूर करूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो मुन्योंग के कमरे में जाते हैं ताकि वो देख सके कि वो सोई है या नहीं। जैसे ही वो उसके कमरे में आता है तो वो देखता है कि मुन्योंग ने सारी तरफ कैंडल लगाई हुई है, और वो वाइन पीने बैठ जाता है, और वो कहता है कि तुम मेरे साथ वाइन पीने आ जाओ। तो वो भी उसके पास जाती है और उसके सामने बैठ जाती है वाइन पीने के लिए। गैंची बार बार सेंगची की बातें करे जा रहा होता है, तो वो कहती है अगर तुमने अब अपने भाई की बात करी ना तो ये पूरी वाइन की बोतल तुम्हें पीनी पड़ेगी। तो वो कहती है अगर एक बार भी गाली दी ना तो ये पूरी वाइन की बोतल तुम्हें पीनी पड़ेगी। अब मुन्योंग तो ठहरी, मुन्योंग वो गाली दे बिना कैसे रह सकते? तो वो गाली दे देती है और उसको सारे वाइन की बोतल पीनी पड़ती है। और वो कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम और सेंगची मेरे साथ में हो। ये सुन के गैंकीची को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो उसे वहाँ पे सुला के चले जाता है नीचे। जब वो नीचे आता है तो वो देखता है कि सारा सामान बिखरा हुआ है जो सेंगची और मुन्योंग साथ में शॉपिंग करके लाए थे। तो वो उसको सही रखने लग जाता है। उतने में उसे एक पैकेट मिलता है जहाँ जिसके अंदर एक लेटर लिखा होता है और एक तितली होती है। उस पर लिखा होता है कि मैं जल्दी आ रही हूँ। वो लेटर मिस पार्क ने यहाँ पे रखा था मुन्योंग के लिए। वो मरी हुई तितली देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। सुबह होती है, गैंगची उसी सोच में डूबा होता है कि वो लेटर किसने रखा होगा। उतने में ही वहाँ पे सेंगची आ जाता है। गैंगची उससे पूछता है कि आज तो तुम्हारी काउंसलिंग है तो तुम वहाँ पे जाओगे? तो वो कहता है कि हाँ। तितली मतलब होता है साइकी, और साइकी मतलब होता है इलाज। तो मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आ गई तितलियाँ वापस तो हमें यहाँ से छोड़ना पड़ेगा घर। तो गैंगची उसे समझाता है कि देखो मुझे लड़ना आता है, तो कभी भी तुम्हें कोई तकलीफ़ हो या तितलियाँ वापस आ जाए तो तुम मेरे पीछे आके छुप जाना। तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पीछे छुपा तो मुझे सब लोग कायर बोलेंगे और डरपोक भी। तो वो कहता है कि क्या हुआ इसमें, मैं भी तो आज तक हमेशा तुम्हारे पीछे छुपता हुआ आया हूँ। वहीं नामजोरी अभी भी ली के फ़ोन का वेट करी होती है। उतने में रिंग बजती है तो वो आती है चेक करने कहीं उसका फ़ोन तो नहीं बजा, मगर वो एक और स्टाफ मेंबर का फ़ोन बज रहा होता है। उसके बॉयफ्रेंड ने कॉल किया होता है। नामचुरी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है क्योंकि ली ने उसे अभी तक कॉल नहीं किया। फिर हमें दिखाया जाता है सेंची वहीं बस में बैठा होता है हॉस्पिटल जाने के लिए। उतने में वहाँ से एक और पेशेंट आके बैठ जाता है, वो भी उसी हॉस्पिटल का होता है। उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ होता है तो डायरेक्टर ने उसे घूमने भेजा होता है बाहर। उसको जितना घूमना था वो घूम लिया होता है, तो वो वहाँ पे आके बैठ जाता है और सेंची से बातें करने लग जाता है। पेशेंट कहता है कि तुमने जो ड्राइंग बनाई है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, मगर मुझे डायरेक्टर उसके पैसे नहीं दे रहा है। तो वो पूछता है क्यों भला डायरेक्टर पैसे क्यों नहीं दे रहा? वो कहता है क्योंकि मैंने उस पर तितलियाँ नहीं बनाई इसलिए वो मुझे पैसे नहीं दे रहा है। वो बोलते हैं कि तुम तितलियाँ क्यों नहीं बना रहे हो? तो फिर तो वो कहता है कि मुझे तितलियों से डर लगता है इसलिए मैं तितलियाँ नहीं बना रहा हूँ। तो वो कहता है अगर तुमने अपने डर पे आज ओवरकम नहीं करा ना तो डर एक दिन तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। मैं भी अपने डर से हमेशा डरता रहा हूँ, इसलिए मेरी ज़िंदगी हमेशा हॉस्पिटल में ही कैद होकर रह गई है, और मैं अब मरते दम तक कभी ठीक नहीं हो सकता, ना ही उस डर से जीत सकता हूँ। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं। उतने में बस रुकती है। उसके बाजू में ही ड्रिलिंग मशीन से खुदाई हो रही होती है। उसकी आवाज़ से पेशेंट की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेकार होना चालू हो जाती है और उन्हें दौरे पड़ रहे होते हैं। तो सेंगची अपनी शर्ट खोल के उन्हें ढक लेता है जैसे गैंगची क्या करा करता था। फिर हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल में सेंगची बैठा होता है तो डायरेक्टर और गैंगची काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं ये जान कर के ना कि सेंगची ने किसी की जान बचाई है। तो वो उसे वो बातें बताता है जो उस पेशेंट ने सेंगची को बताई थी। वो कहता है कि मुझे वो पेशेंट बोला था अगर मैंने आज अपने डर पे जीत हासिल नहीं करी तो वो डर मेरे ऊपर जीत हासिल कर देगा, और मैं एक बच्चा बन के रह जाऊँगा। और मैं एक बच्चा बनना नहीं चाहता हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे आदमी बनना है। तो मुझे किसी भी हालत में अपना डर कम करना ही होगा और उस पर जीत हासिल करनी होगी। तो डायरेक्टर बोलता है कि तुम अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुमने उस दिन क्या देखा था जब तुमने अपनी मॉम का खून होते देखा था। वो अपनी आंखें बंद करता है और वो एक फ्लैशबैक में ले जाता है जहाँ हम देखते हैं कि सेंगची अपनी मॉम के साथ आराम से रास्ते में जा रहा होता है।
उतने में ही एक बिल्ली वहाँ से भागती हुई जाती है, तो सेंची उसके पास जाता है उसे लेने के लिए। उसकी मॉम उसे मना कर रही होती है, मगर उतने में एक औरत आती है और एक पेन से उसकी मॉम की गले पे मार देती है, जिसकी वजह से उसकी मॉम वहीं पे मर जाती है। और वो सेंची को भी बोलती है कि तुम ये बात किसी को मत बताना, अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। सेंची ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसको उनके कोट पे एक तितली बनी हुई दिखती है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। तो डायरेक्टर उससे पूछता है, क्या तुमने अगर उस तितली को देखा तो क्या तुम्हें याद है वो तितली कैसी थी? तो वो बताता है कि हाँ, वो एक तितली थी और उसके ऊपर एक और तितली बैठी हुई थी। तो उतने में गेंगची को याद आता है कि उसने इसी तरह की तितली देखी थी एक फ़ोटो में, जब वो मिस पा के कमरे में सफाई कर रहा था। उसे वहाँ पे मुन्योंग की फैमिली फ़ोटो दिखती है, जिसके अंदर मुन्योंग की मॉम ने वो कोट पहना होता है, जिसके अंदर वही बटरफ्लाई का ब्रॉन्च लगा होता है। तो वो समझ आता है कि उसकी माँ का खून किसी और ने नहीं, मुन्योंग की मॉम ने ही करा है। ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और एक कमरे में जाता है, काफ़ी तेज़ रोना चालू कर देता है और दीवार पे बहुत तेज़ पंच मारता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मुन्योंग हॉस्पिटल के गार्डन में बैठी होती है। उतने में नामजुरी वहाँ पे आती है। नामजुरी वहाँ पे आके मुन्योंग के बगल में बैठ जाती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें पता चला तुम्हारे डैड के बारे में? तो वो कहती है कि तो उनके पास कितना समय है, या मैं ये पूछूं कि वो कब मरने वाले हैं? तो वो कहती है कि हो सकता है कि वो कल ही मर जाए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो वो कहती है कि ये बात सुन सुन के मैं अब काफ़ी ज़्यादा पक चुकी हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है सेंची नामजुरी की मॉम के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है कि उसने किस तरह एक इंसान की जान बचाई। ये सुन के नामजुरी की मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे शाबाशी देती है। उतने में ही वहाँ पे मुन्योंग आ जाती है और उसे कहती है कि चलो अपन दोनों साथ में गेंगची का वेट करते हैं और तब तक अपन दोनों बाहर खाना खा के आते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे बाहर का खाना नहीं खाना, मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है। तो नामजुरी की मॉम बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम तीनों फैमिली बन चुकी हो, और वो भी एक हंसती खिलती। तो सेंची मना कर देता है, कहता है कि नहीं, हम तीनों फैमिली नहीं है। मुन्योंग मेरी रिश्तेदार है और ना ही हम दोनों का सरनेम एक है, तो वो मेरी रिश्तेदार नहीं हो सकती और ना ही हम कभी फैमिली बन सकते हैं। सेंची की बकवास बातें सुनते हुए मुन्योंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि फैमिली बनने के लिए एक सरनेम होना या फिर रिश्तेदार होना ज़रूरी नहीं होता है। फैमिली बनने के लिए होता है ज़रूरी एक फैमिली फ़ोटो। तो चलो अपन लोग एक फैमिली फ़ोटो खिंचवाएंगे। नामजुरी की माँ बोलती है कि तुम तीनों एक जैसे। फिर हमें दिखाया जाता है मुन्योंग गेंगची के पास आती है और उसे कहती है कि ये क्या हुआ, हाँ बताओ किसने तुम्हें चोट पहुंचाई, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो गेंगची उसे कहता है कि ये सिर्फ हल्की सी चोट है, काम करते वक्त लग गई, और वहाँ से उठ जाता है। तो मुन्योंग बोलती है, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? क्या मैंने फिर से कुछ ऐसी वैसी हरकत कर दी जिसकी वजह से तुम मुझसे नाराज़ हो गए हो? तो वो कहता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बस मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, आज मेरी नाइट शिफ्ट है, तो तुम सेंची के साथ घर चले जाना और मैं कल सुबह आऊँगा। तो वो कहती है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर तुम कल सुबह तक आओगे, क्योंकि कल तुम्हारी छुट्टी है, तो अपन लोग फ़ोटो खिंचवाने चलेंगे साथ में। मैंने एक फ़ोटो स्टूडियो में अपना अपॉइंटमेंट भी ले रखा है। तो वो कहता है कि नहीं, अपन कल नहीं चलेंगे, कभी और चलेंगे। तो वो कहती है कि नहीं, अपन लोग कल ही चलेंगे, मैं कैंसिल नहीं करने वाली हूँ। मुन्योंग बार बार एक ही चीज़ की रट लगाई होती है, तो जिसकी वजह से गेंगची को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज़, मुझे बहुत सारा काम करना है। और उसके जाने के बाद वो रोना चालू कर देता है, क्योंकि उसे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता मुन्योंग पे चिल्ला करके ना। वहीं हमें दिखाया जाता है कि सेंची अपना सूट ट्राई कर रहा होता है कल की फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और मुन्योंग बैठी होती है। उसने जीसू को अपने घर बुलाया होता है ये जानने के लिए कि गेंगची ने उस पर क्यों चिल्लाया, कि वो गेंगची कहीं उससे नाराज़ तो नहीं। तो वो ये सारी बातें जीसू से पूछती है। तो जीसू उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि मैं उसके साथ कैसे रहा हूँ 10 साल तक, करीबी दोस्त बन करके ना, क्योंकि वो अपने मन की बात किसी को भी और कभी भी नहीं बताता है। मुझे कभी नहीं पता होता है कि गेंगची क्या फील कर रहा होता है और क्या सोच रहा होता है। असल में वो अपनी फीलिंग छुपाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। गेंगची अभी भी हॉस्पिटल में बैठा होता है, क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट तो होती नहीं है। तो डायरेक्टर आता है और उसे कहता है कि तुम अपने हाथों को सजा क्यों दे रहे हो, कसूर तो तुम्हारे दिल का है। तो वो उसे बताता है कि मुझे लगता है कि मेरी मॉम को जिसने मारा है वो मुन्योंग की मॉम ही है। तो वो कहता है क्या तुम्हें सच में यकीन है? तो वो कहता है कि काश ऐसा होता, जो मैं सोच रहा हूँ वो ऐसा ना हो, मगर यही सच है। इतने टाइम बाद मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी भी अब पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएगी। सिर्फ़ एक तितली की वजह से मैं अभी तक इतने सालों तक घुट-घुट के जिया हूँ, मगर अब ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ बर्बाद हो रहा है वापस से। वो उसे कहता है कि जब भी मैं अपने भाई और मॉम के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना जाने मैं कितना बुरा इंसान हूँ। मैंने तो सोचा था कि जिसने मेरी मॉम को मारा है और वो मेरे सामने आ गया ना, तो मैं उसके टुकड़े-टुकड़े कर दूँगा, मगर अब
अब ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये बोलते वक्त उसे काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा होता है और वो काफ़ी तेज़ रोना चालू कर देता है। डायरेक्टर को भी उसकी बातें सुन सुन के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, तो वो उसे चुप कराने आ जाते हैं। और मैं ये कभी नहीं चाहता कि मुन्योंग को इन बारे में पता चले। अगर उसको इस बारे में पता चला तो वो ना जाने क्या करेगी, और हो सके तो वो इन सब के बारे में ध्यान ना दे। उसे कभी भी हमारी फीलिंग के बारे में पता ना चले। वो इसी तरह पागलों की तरह ज़िंदगी जिए, बिना किसी फीलिंग की तरह। थोड़ी देर बाद वो घर पे आ जाता है और मुन्योंग के पास जाके बैठ जाता है। तभी उसे रात की बात याद आती है जो मुन्योंग ने जब काफ़ी ज़्यादा वाइन पी ली थी और उसे बोला था। मुन्योंग गेंगची को बताती है कि मेरे को पहले इस जगह से काफ़ी ज़्यादा नफरत थी, क्योंकि मेरे पापा इसी जगह पे पागल हो गए थे और मेरी मॉम यहीं पे मर गई थी। उनके सर से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था और मेरे पापा उन्हें यहाँ से हॉस्पिटल भी नहीं लेकर गए और वो बेसमेंट में ही रह गई। अब पता भी नहीं वो जिंदा है या मर गई। तो वो उससे पूछता है, अगर तुम्हारी मॉम दोबारा वापस आ गई तो तुम क्या करूँगी? तो वो बताती है, अगर वो वापस आ गई तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाऊँगी। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊँगी, क्योंकि वो मेरे सामने अचानक से आ गई। इसके बाद गेंगची अपने कमरे में जाके सो जाता है। सुबह होती है, सेंगची और मुन्योंग काफ़ी ज़्यादा तैयार होकर बाहर खड़े हो जाते हैं फैमिली फ़ोटो खिंचवाने के लिए। मगर गेंगची नहीं आता है, क्योंकि उसे फैमिली फ़ोटो खिंचवाने नहीं जाना होता है। तो मुन्योंग कहती है कि चलो ठीक है, अपन आज नहीं कभी और चलेंगे फैमिली फ़ोटो खिंचवाने। मगर सेंगची बार बार जिद करे जा रहा होता है कि नहीं, मुझे तो आज ही फ़ोटो खिंचवानी है। तो वो सेंगची की जिद के आगे हार जाती है और वो दोनों साथ में स्टूडियो जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए सारंगे।